नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी में भारत के अपवाह तंत्र यानी भारत के महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आपका अपना ये टॉपिक कंप्लीट हो सके। साथ ही साथ आपकी स्क्रीन पर जितने भी टॉपिक दिख रहे हैं जिन पर टिक लगा हुआ है, उन पर वीडियो पहले से अपलोड है, उनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अपवाह व अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। तो साधारण सी भाषा में एक निर्धारित जलमार्ग द्वारा जल के प्रवाह को अपवाह कहा जाता है। मतलब एक फिक्स जलमार्ग द्वारा जो जल का प्रवाह है, मतलब जल का जो बहाव है, उसी को क्या बोलते हैं? अपवाह बोलते हैं। और इस प्रकार के कई जलमार्गों के जाल को अपवाह तंत्र कहा जाता है। मतलब एक जलमार्ग है तो उसको क्या बोलेंगे? उसका अपवाह बोलेंगे। लेकिन इस प्रकार के अगर कई जलमार्गों का जो जाल तैयार होता है उसी को बोलते हैं अपवाह तंत्र। और नदियों और सहायक नदियों के द्वारा ही प्राकृतिक अपवाह तंत्र का विकास होता है। ठीक है, तो आप सीधा सा अपवाह और अपवाह तंत्र के बारे में समझ गए होंगे। उद्गम की दृष्टि से भारत में अपवाह तंत्र जो है वो दो भागों में बांटे जा सकते हैं। पहला है हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। यानी भारत का अपवाह तंत्र जो है वो दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला हिमालय से निकलने वाली नदियां जिनके द्वारा अपवाह तंत्र बनाया जाता है, तो वो होता है हिमालयी अपवाह तंत्र। और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र, यानी प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों द्वारा बनाया गया अपवाह तंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हिमालयी अपवाह तंत्र के बारे में। तो जो हिमालयी नदियां हैं ये प्रायः सदानीर होती हैं। सदानीर मतलब वर्ष भर जल से पूर्ण होती हैं। इनका स्रोत प्रायः ग्लेशियर से जुड़ा होता है और इन नदियों में वर्ष में 2 बार जल की मात्रा में वृद्धि देखने को मिलती है। पहली बार गर्मी के समय में, मतलब ग्रीष्म ऋतु में जब बर्फ पिघलता है उसके कारण जल की मात्रा में वृद्धि, और दूसरी बार दक्षिण पूर्व मानसून के समय में, मतलब जब यहाँ पर दक्षिण पूर्व मानसून पहुँचता है तब इन नदियों में दूसरी बार जल की मात्रा में वृद्धि देखने को मिलती है। मैं आपको बता दूं, जो हिमालयी नदियां हैं ये प्रायः बहुत कम जाकर समुद्र में गिरती हैं। मतलब बहुत कम ऐसी हिमालयी नदियां हैं जो समुद्र में जाकर गिरें। प्रायः ये किसी न किसी की सहायक नदियां होती हैं। और मैं आपको बता दूं, ये जो नदियां हैं यहाँ पर नौकायान योग्य होती हैं। मतलब यहाँ पर नाव चलाई जा सकती है और प्रायः यह अपने मार्ग में गहरी घाटियाँ और गाज का निर्माण करती हैं। और मैदानी भागों में ये डेल्टा और विसर्पों का निर्माण भी करती हुई दिखाई देती हैं। तो हिमालयी नदियों के संबंध में या फिर हिमालयी अपवाह तंत्र के संबंध में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। जो हिमालयी अपवाह तंत्र है इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला गंगा नदी का अपवाह तंत्र, दूसरा सिंधु नदी का अपवाह तंत्र और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र। तो आज हम लोग इस वीडियो में गंगा नदी के अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जो गंगा नदी का अपवाह तंत्र है ये भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 26.2% भाग में गंगा नदी का अपवाह तंत्र फैला हुआ है। मतलब लगभग 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर में गंगा नदी का अपवाह तंत्र फैला हुआ है। गंगा नदी भारत में और बांग्लादेश में यानी 2 देशों में प्रवाहित होती है। साथ ही साथ भारत के 5 प्रदेशों में बहती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती है और सबसे कम झारखंड में प्रवाहित होती है। जबकि गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है ना वो 4 देशों में फैला हुआ है: भारत, नेपाल, तिब्बत जो कि चीन के अधिकार क्षेत्र में आता है और बांग्लादेश। मैंने आपको बोला कि गंगा नदी जो है वो 2 देशों में बहती हैं, भारत और बांग्लादेश। जबकि गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है वो 4 देशों में फैला हुआ है: भारत, नेपाल, तिब्बत और बांग्लादेश। और गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है वो भारत के 11 प्रदेशों में फैला हुआ है। तो 5 प्रदेश तो वही हो गए गंगा वाले: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। और 6 और प्रदेश हैं जो कि उनकी सहायक नदियों से संबंधित हैं, जिनमें हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। तो ये 11 प्रदेश हैं जिनमें गंगा नदी का अपवाह तंत्र फैला हुआ है। ठीक है, तो गंगा नदी का जो अपवाह तंत्र है सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है और सबसे कम दिल्ली में देखने को मिलता है। आपको पता है दिल्ली में यमुना नदी है। यमुना नदी जो गंगा की महत्वपूर्ण सहायक नदी मानी जाती है, तो वही जो है दिल्ली में है। तो दिल्ली में सबसे कम गंगा नदी का अपवाह तंत्र देखने
देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये गंगा नदी के अपवाह तंत्र के संबंध में कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण थी। याद रखिएगा, गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो 2525 किलोमीटर है। किसी किसी बुक में आपको 2510 किलोमीटर मिल जाएगा, तो ऑप्शन के हिसाब से आप टिक कर सकते हैं। तो अब हम लोग गंगा नदी के अपवाह तंत्र को मैप के माध्यम से देखते हैं। तो आप मैप को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जिससे कि आपकी सभी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सकें। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मैप की तरफ चलते हैं। तो जो गंगा नदी है ये उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। प्रारंभ में इस नदी को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। तो जब भागीरथी नदी आगे बढ़ती है तो इसमें थोड़ी दूर में एक नदी आकर मिलती है, जिसका नाम है भीलांगना नदी। भीलांगना नदी जो है वो टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड में एक ग्लेशियर स्थित है, वो है खतलिम ग्लेशियर। तो खतलिम ग्लेशियर से निकलती है और आकर भागीरथी नदी में मिल जाती है। इसके बाद जब भागीरथी नदी और आगे बढ़ती है तो दूसरी तरफ से सतोपंथ ग्लेशियर से निकलने वाली अलकनंदा जो नदी है वो आकर यहाँ पर मिल जाती है। तो जहाँ पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी आकर मिलती हैं उस स्थान को बोला जाता है देवप्रयाग, और देवप्रयाग से ही इस नदी का नाम पड़ जाता है गंगा। तो याद रखिएगा, गंगा नदी का नाम गंगा कहाँ से पड़ता है, तो जहाँ पर भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी आकर मिलती है यानी देवप्रयाग, तो देवप्रयाग से इस नदी का नाम हो जाता है गंगा नदी। ठीक है, जो अलकनंदा नदी है इसमें भी कई सारी नदियां आकर मिलती हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से भी कई सारे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले अलकनंदा नदी में एक नदी आकर मिलती है विष्णुप्रयाग स्थान पर, जो है धौली गंगा नदी। यानी अलकनंदा नदी से जहाँ पर धौली गंगा नदी आकर मिलती है उस स्थान को बोला जाता है विष्णुप्रयाग। मैं आपको बता दूं, जो धौली गंगा नदी है ये भारत तिब्बत सीमा में स्थित एक दर्रा है, नीति दर्रा, वहां से निकलती है और सीधे आकर अलकनंदा नदी में शामिल हो जाती है। इसमें एक और नदी जो कि आकर मिलती है ऋषि गंगा नदी। जो ऋषि गंगा नदी है वो उत्तरी नंदा देवी हिमानी से निकलती है और आकर ये चमेली स्थान है, ये जो चमेली जिला है वहाँ पर रैनी गांव एक पड़ता है, तो वहाँ पर आकर धौली गंगा से मिलती है। ठीक है, तो ये जाकर धौली गंगा में मिल जाती है। और मैं आपको बता दूं, ऋषि गंगा नदी में ही एक नेशनल पार्क स्थित है, जो है नंदा देवी राष्ट्रीय नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये आकर आगे धौली गंगा में मिल जाती है और धौली गंगा जाकर जहाँ पर अलकनंदा से मिलती है उस स्थान को बोलते हैं विष्णुप्रयाग। इसके बाद एक और नदी है जो कि इसके बाएं क्षेत्र से मिलती है, यानी बाएं दिशा में मिलती है, वो है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी जो है वो नंदा देवी पर्वत उत्तराखंड से ही निकलती है और ये आकर जहाँ पर अलकनंदा से मिलती है उस स्थान को बोला जाता है नंदप्रयाग। इसके बाद एक और नदी जो है वो भी बाएं छोर से आकर मिलती है पिंडार नदी। पिंडार नदी जहाँ पर अलकनंदा से आकर मिलती है उस स्थान को बोला जाता है कर्णप्रयाग। और फिर दाएं छोर से एक नदी आकर मिलती है जिसको बोलते हैं मंदाकिनी नदी। तो जो मंदाकिनी नदी है ये केदारनाथ के पास चौराबाड़ी स्थान है वहाँ से निकलती है, और जिस स्थान में आकर अलकनंदा नदी से ये मिलती है उस स्थान को बोलते हैं रुद्रप्रयाग। और फिर आगे आकर मैंने आपको बता ही दिया कि अलकनंदा नदी जो है भागीरथी से मिल जाती है, तो उस स्थान को क्या बोलते हैं, देवप्रयाग। ठीक है, तो एग्जाम में यही पूछा जाता है इन प्रयागों के बारे में कि कहाँ पर कौन सी नदी आकर मिलती है तो उस स्थान को कौन सा नाम दिया जाता है। तो इनको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर लेते हैं जिससे कि कन्फ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर विष्णुप्रयाग की। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो अलकनंदा नदी है वो सब में कॉमन होगी, क्योंकि अलकनंदा नदी से ही आकर सभी नदियाँ मिल रही हैं, वहीं पर प्रयाग का निर्माण हो रहा है। तो विष्णुप्रयाग में जो है धौली गंगा नदी जो है अलकनंदा से मिलती है, तो केवल धौली गंगा को याद करेंगे। तो यहाँ पर देखिए धौली में आपको एक शब्द मिल जाएगा धोली, धुलने की बात हो रही है, वॉश करने की बात हो रही है। और विष्णु में आपको शब्द मिल जाएगा विष, विष मतलब जहर की बात। तो जाहिर सी बात है अगर किसी भी चीज़ में जहर है और उसका उपयोग करना है तो धुल कर करेंगे। मान लीजिए कोई पॉट है, कोई बर्तन है और उसमें कोई विष वाली चीज़ आ गई है, तो बर्तन को धुलेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, तब उसका यूज करेंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि धौली गंगा नदी जहाँ पर अलकनंदा से मिलती है उस स्थान को क्या बोलते हैं, विष्णुप्रयाग बोलते हैं। इसके बाद जो अगला प्रयाग है वो है नंदप्रयाग, और यहाँ पर नंदाकिनी नदी आकर मिलती है। तो नंदाकिनी नदी जो है वहाँ पर नंद शब्द तो आपको वैसे ही मिल जाएगा, तो जहाँ पर नंदाकिनी नदी मिलेगी तो उसका नाम क्या है, नंदप्रयाग, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। इसके बाद जो अगला प्रयाग बनता है वो पिंडार नदी के मिलने से बनता है, यानी जब पिंडार नदी अलकनंदा नदी से मिलती है तो वहाँ पर बनता है कर्णप्रयाग। तो यहाँ पर देखिए कर्णप्रयाग में आपको एक शब्द मिल जाएगा कर्ण, कर्ण मतलब होता है कान, और पिंडार में आपको शब्द मिल जाएगा पीड़ा।
तो जाहिर सी बात है जो कान है वो शरीर का एक अंग है, तो वहाँ पर पीड़ा हो सकती है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको शब्द मिल जाएगा कर्ण, और प्रयाग को कर लेते हैं प्रयोग। मतलब कान में कोई प्रयोग किया जा रहा है, कोई रिसर्च किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कान में पीड़ा होगी, मतलब दर्द होगा। तो पीड़ा फॉर पिंडार नदी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जहाँ पर पिंडार नदी अलकनंदा से आकर मिलती है उस स्थान को बोलते हैं कर्णप्रयाग। ठीक है। इसके बाद दाएं छोर से आकर मिलने वाली जो नदी थी वो है मंदाकिनी नदी, और मंदाकिनी नदी जहाँ पर अलकनंदा से मिलती है उस स्थान को बोलते हैं रुद्रप्रयाग। तो यहाँ पर देखिए रुद्रप्रयाग को याद करना है, तो रुद्र आपको पता है शिव भगवान का क्रोधित रूप होते हैं, और क्रोधित व्यक्ति के सामने कोई भी नहीं जाते हैं। और शंकर भगवान अगर क्रोधित हो तो जाहिर सी बात है उनके पास तो और कोई जाना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि तीसरी नेत्र खुल जाएगी और जल जाएंगे। तो कोशिश ये करेंगे कि जब उनके पास जाएँ तो उनका क्रोध जो है वो मंद हो जाए, मतलब धीमा हो जाए। तो मंद फॉर मंदाकिनी नदी। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि मंदाकिनी नदी जब अलकनंदा में मिलती है तो उस स्थान को बोलते हैं रुद्रप्रयाग। इसके बाद देवप्रयाग आता है, तो देवप्रयाग जो है भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर बनता है। तो यहाँ पर देखिए भागीरथी में आपको एक शब्द मिल जाएगा, भागी को कर लेते हैं भाग्य। ठीक है, यानी भाग्य की बात। तो इंसान का भाग्य कौन निर्धारित करता है? देव निर्धारित करते हैं। तो देव फॉर देवप्रयाग। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जब अलकनंदा नदी से भागीरथी नदी आकर मिलती है तो उस स्थान को बोलते हैं देवप्रयाग। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी प्रयाग अच्छे से याद हो गए होंगे। तो देवप्रयाग के बाद जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है जिसका नाम है हरिद्वार। हरिद्वार से ही जो गंगा नदी है वो मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। यहीं पर बिजनौर उत्तर प्रदेश पड़ता है, तो वहीं से उत्तर प्रदेश में गंगा नदी आगे बढ़ती हुई कन्नौज तक पहुंचती हैं। कन्नौज में एक महत्वपूर्ण नदी आकर मिलती है जिसका नाम है रामगंगा नदी। जो रामगंगा नदी है ये उत्तराखंड के दूधी टोली पहाड़ी से निकलती है और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बहती हुई कन्नौज में आकर गंगा नदी के बाएं तट से मिल जाती है। यहाँ पर आपको एक चीज़ और याद रखना है कि कौन सी नदी बाएं तट से आकर मिलती है और कौन सी नदी दाएं तट से आकर मिलती है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इसको सिंपल से याद करने के लिए आपको ऐसा समझना है कि जिस तरफ नदी का मुख है उधर आपको मुख करके खड़े हो जाना है। जिधर आपका बायां होगा वहाँ से आने वाली नदियाँ जो है वो बाएं तट से आकर मिलेंगी, और जिधर आपका दायां होगा उधर से आने वाली जो नदियाँ हैं वो दाएं तट से आकर मिलेंगी। तो सिंपल सा तरीका है, आपको परेशान नहीं होना है। कन्नौज के बाद एक स्थान पड़ता है कानपुर। ठीक है, कानपुर के बाद एक स्थान पड़ता है प्रयागराज। तो प्रयागराज में गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो कि दाएं तट से आकर मिलती है, जिसका नाम है यमुना नदी। यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है, जो कि बंदरपुंछ ग्लेशियर यहाँ पर पड़ते हैं, तो वहाँ से निकलती है और यह आकर प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है। यमुना नदी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसकी भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो कि यमुना नदी में मिलकर बाद में गंगा नदी में समाहित हो जाती हैं। फिलहाल हम लोग पहले गंगा को सीधे देख लेते हैं। तो जब गंगा नदी प्रयागराज से आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पर एक स्थान पड़ता है गाजीपुर। गाजीपुर में गोमती नदी जो है वो आकर गंगा नदी के बाएं तट से मिल जाती हैं, जो कि फूलर झील पीलीभीत उत्तर प्रदेश से निकलती हैं और लखनऊ होते हुए गाजीपुर के पास ये आकर गंगा नदी में मिल जाती हैं। तो याद रखिएगा लखनऊ किस नदी के तट में स्थित है? गोमती नदी के तट में स्थित है। इसके बाद गंगा नदी से दाएं तट से एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी जो है इसको भारत का शोक भी कहा जाता है। इसके बाद यहाँ से बिहार का बॉर्डर शुरू होता है और एक स्थान पड़ता है छपरा। छपरा में एक नदी जो है गंगा नदी के बाएं तट से आकर मिलती है जिसका नाम है घाघरा नदी। घाघरा नदी जो है इसको उत्तर प्रदेश में अयोध्या के पास सरयू के नाम से भी जाना जाता है। आपको पता है जो अयोध्या है वो सरयू नदी के तट में स्थित है, तो घाघरा को ही अयोध्या के पास सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। जो घाघरा नदी है ये सबसे पहले जो तिब्बत पड़ता है वहाँ पर मापचाचुंग ग्लेशियर से निकलती है। तो नेपाल में इसको कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है। ये नेपाल में दो भागों में बंटकर, इन दो शाखाओं में बंटकर बहती हुई आगे बढ़ती है। तो एक शाखा का नाम होता है शिखा और दूसरी का नाम होता है कर्णाली। फिर आगे चल के ये फिर से इकट्ठा हो जाती है, मतलब ये आगे चल के कर्णाली के रूप में फिर से बहने लगती है। जो कर्णाली नदी है उसके दाएं तट से एक और नदी आकर मिलती है जो कि नेपाल के पास से ही बहती है जिसका नाम है काली नदी।
या फिर शारदा नदी, दोनों नाम से जाना जाता है। तो ये आकर दाएं तट से जो कर्णाली नदी है उसमें मिल जाती है। तो जहाँ से ये मिल जाती है उस क्षेत्र से इसका नाम हो जाता है घाघरा नदी, ठीक है। और फिर घाघरा आगे किस में बदल जाती है, अयोध्या के पास सरयू में, फिर घाघरा आकर मिल जाती है छपरा के पास बाएं तट से गंगा में, ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसके बाद एक स्थान पड़ता है पटना। पटना जो है यहाँ पर एक महत्वपूर्ण नदी जो है गंगा के दाएं तट से आकर मिलती है, जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी जो कि मैकल रेंज अमरकंटक से निकलती है और आती हुई ये पटना में मिल जाती है, ठीक है। किधर से मिलती है, दाएं तट से मिलती है। साथ ही साथ सोन नदी की कुछ सहायक नदी है जिसका नाम है रिहंद नदी। ये आकर सोन नदी से मिलती है और फिर सीधे जाकर सोन नदी पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। इसके बाद पटना के पास ही एक स्थान है, तो वहाँ पर जो पुनपुन नदी है वो आकर दाएं तट से गंगा में मिलती है। इसके बाद एक स्थान पड़ता है हाजीपुर। तो सोनपुर के पास, हाजीपुर में सोनपुर के पास एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है गंडक नदी। गंडक नदी जिसको काली गंडक के नाम से भी जाना जाता है, तो ये नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर से निकलती है और गंगा में ये बाएं तट से आकर मिलती है, ठीक है। तो कहाँ मिलती है ये, हाजीपुर के निकट सोनपुर में, ठीक है। इसके बाद जब गंगा नदी आगे बढ़ती है तो यहाँ पर बाएं तट से चंपारण से निकलने वाली बूढ़ी गंडक नदी आकर मिल जाती है। उसके बाद एक स्थान पड़ता है भागलपुर। भागलपुर में यहाँ पर एक क्षेत्र है कुर्सेला, ठीक है। तो यहाँ पर कोसी नदी जो है वो गंगा नदी में बाएं तट से आकर मिलती है। कोसी नदी जिसको सप्तकोसी के नाम से भी जाना जाता है, ये जो नदी है ये नेपाल में गोसाई धाम से निकलती है। मैं आपको बता दूं इसको सप्तकोसी इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टार्टिंग में 7 धाराओं में बटी होती है, ठीक है। तो ये आकर भागलपुर के पास ये बिहार में मिल जाती है, ठीक है। तो गंगा नदी में मिलती है और आपको पता होगा जो कोसी नदी है इसको बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अपना रास्ता बदलती है। इसके बाद यहाँ से झारखंड का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, तो झारखंड में बहुत कम बहती है। तो झारखंड के जो साहिबगंज इलाका है यहाँ से गंगा नदी झारखंड में प्रवेश करती है और आगे राजमहल की पहाड़ी है, यहाँ से आगे बढ़ती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर जाती है। फिर जब पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पर फरक्का बैरेज है। तो फरक्का बैरेज के पास से जो गंगा नदी है वो 2 भागों में बढ़ जाती है। तो एक भाग जो है बांग्लादेश की तरफ चल जाता है जिसका नाम है पद्मा, ठीक है। यानी गंगा नदी का एक भाग जो बांग्लादेश की तरफ जाता है उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है और दूसरा भाग जो है जो कि पश्चिम बंगाल की तरफ बहता है उसको भागीरथी या फिर हुगली के नाम से जाना जाता है। तो कलकत्ता के पास यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है जो कि गंगा नदी के दाएं तट से मिलती है, उसका नाम है दामोदर नदी। जो दामोदर नदी है इसको पश्चिम बंगाल का शोक पहले कहा जाता था लेकिन अब पश्चिम बंगाल का वरदान कहा जाता है, ठीक है। तो ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और कलकत्ता के पास ये आकर हुगली नदी या फिर ये बोलिए कि गंगा नदी ही है जिसको हुगली या फिर भागीरथी के नाम से जाना जाता है, तो ये आकर उसमें मिल जाती है। साथ ही साथ दामोदर की एक सहायक नदी है जो कि छोटा नागपुर के पठार से ही निकलती है जिसका नाम है बराकर नदी। ये दामोदर में दामोदर के बाएं तट से मिलती है और फिर जाकर साथ में ये गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हल्दिया बंदरगाह स्थित है, फिर आगे चलकर ये बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और उधर बांग्लादेश वाले में मैंने आपको बताया कि बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो आगे चलकर उधर से ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र इसमें मिल जाता है, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जहाँ पर मिल जाता है तो पद्मा के नाम से ये आगे बढ़ती हुई जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पर मेघना नदी भी एक है जिसको बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो जब ये इसमें शामिल हो जाती है तो वहाँ से इसको मेघना के नाम से जाना जाता है और फिर ये आगे चलकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो याद रखिएगा ये आगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में मिलती है, उसके बाद यहाँ पर मेघना नदी जो है जिसको बराक नदी के नाम से जाना जाता है वो भी मिल जाती है और फिर बाद में ये बंगाल की खाड़ी में समा जाती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने गंगा को समझा। अब पीछे हम लोगों ने एक नदी को छोड़ दिया था जिसका नाम था यमुना नदी, ठीक है, जो कि गंगा नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यमुना नदी के बारे में जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये उत्तराखंड के यमुनोत्री से बंदरपुंछ ग्लेशियर से निकलती है। ये आगे चलकर एक स्थान पड़ता है कालसी, वहाँ पर बाएं तट से एक नदी इसमें मिलती है जिसका नाम है टेम्स नदी। टेम्स नदी जो कि हरी के दून से निकलती है और आगे चलकर ये मिलती है कालसी में, यमुना में, ठीक है। तो ये बाएं तट से मिलती है। आगे एक स्थान पड़ता है दिल्ली जो कि यमुना नदी के तट में स्थित है। फिर आगे चल के सहारनपुर से निकलने वाली महत्वपूर्ण नदी जिसका नाम है हिंडन नदी, ये भी बाएं तट से आकर यमुना नदी में मिल जाती है। फिर मथुरा पड़ता है, उसके बाद जब यमुना नदी आगे बढ़ती है तो आगरा पड़ता है और फिर पड़ता है इटावा। इटावा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है चंबल नदी।
जो चंबल नदी है ये मध्य प्रदेश के जानापाव पहाड़ी से निकलती है और आकर ये यमुना नदी में मिलती है। किस तट से मिलती है? तो ये दाएं तट से मिलती है। साथ ही साथ चंबल की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं, जिसमें एक नदी है बनास नदी, जो कि चंबल में बाएं तट से आकर मिलती है। ये अरावली पहाड़ी से निकलती है और आकर चंबल नदी में समाहित हो जाती है। ठीक है, फिर बाद में ये चंबल नदी के साथ साथ जाकर कहाँ पहुँचती है? यमुना नदी में। उससे पहले 3 और महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। एक है क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी के बारे में आपने सुना होगा कि उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट में स्थित है। यहाँ पर महाकुंभ का मेला भी लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो विंध्यन की पहाड़ी से क्षिप्रा नदी निकलती है और ये दाएं तट से आकर जो चंबल नदी है उसमें मिल जाती है। साथ ही मालवा से निकलने वाली जो काली सिंध नदी है ये भी दाएं तट से आकर चंबल नदी में मिल जाती है। और रामकुंड से निकलने वाली जो पार्वती नदी है ये भी दाएं तट से आकर चंबल नदी में मिल जाती है। और बाद में जो चंबल नदी है वो इटावा के पास जाकर यमुना नदी में मिलती है। ठीक है, इसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो सिंध नदी है, सिंधु नहीं बल्कि सिंध नदी, ये आकर मिलती है यमुना में दाएं तट से। ठीक है, ये मालवा के पठार से निकलती है और जाकर इटावा के आगे हमीरपुर से पहले ये यहाँ पर मिलती है। उसके बाद विंध्यन की पहाड़ी से निकलने वाली जो महत्वपूर्ण बेतवा नदी है ये भी हमीरपुर के पास आकर यमुना नदी में दाएं तट से मिल जाती है। बेतवा की एक महत्वपूर्ण धासन नदी जो है वो भी बेतवा में सम्मिलित होती है। फिर आगे चल के हमीरपुर के पास ये बेतवा नदी मिलती है। इसके बाद एक स्थान पड़ता है बांदा। बांदा जो है यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सहायक नदी भी आकर मिलती है जिसका नाम है केन नदी। जो केन नदी है वो कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और यमुना नदी में दाएं तट से आकर मिल जाती है। ठीक है, फिर बाद में जाकर यमुना नदी जो है वो प्रयागराज में समाहित हो जाती है। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण थी आपके लिए गंगा नदी के संबंध में। ठीक है, या फिर गंगा नदी के अपवाह तंत्र के संबंध में। कुछ चीज़ें मैं आपको और बता दूं कि जो यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है चंबल नदी। और अगर बात करें कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है तो वो घाघरा नदी है। ध्यान दीजिएगा, पानी के हिसाब से बोला जा रहा है, मतलब अपवाह तंत्र के हिसाब से तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी घाघरा नदी है, जबकि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी जो है वो यमुना नदी है। ठीक है, लंबी कौन सी है? यमुना। और सबसे बड़ी कौन सी है? तो घाघरा। सबसे ज़्यादा पानी घाघरा देती है गंगा को। ठीक है, इसका आंसर ये सबसे बड़ी है। साथ ही मैंने आपको यहाँ पर एक चीज़ नहीं बताई, ये जो गंगा नदी है यहाँ पर एक नदी आकर मिलती है लास्ट में, इसकी सबसे अंतिम बोल सकते हैं आप सहायक नदी, जो है महानंदा नदी। ठीक है, महानंदा जो नदी है वो गंगा की सबसे अंतिम सहायक नदी है। मैं आपको बता दूं जो महानंदा नदी है ये पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, और ये प्रवाहित बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों जगह में होती है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। साथ ही एक चीज़ और याद रखिएगा कि यमुना नदी को छोड़कर अन्य सभी हिमालयी नदियां जो हैं वो गंगा नदी के बाएं तट में आकर मिलती हैं, लेकिन जो यमुना नदी है वो गंगा नदी से दाएं तट से आकर मिलती है। बाकी सब हिमालय से निकलने वाली नदियां जो हैं, गंगा की जो सहायक नदियां हैं वो सब की सब बाएं तट से आकर मिलती हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने गंगा नदी के अपवाह तंत्र को समझा। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ मैंने जितने भी प्रयाग आपको याद करवाए थे तो आपको कमेंट करके बताना है कि जो 5 प्रयाग हैं वो किन नदियों के संगम पर बनते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, इसके बाद जो अगली वीडियो होगी वो होगी सिंधु नदी तंत्र पर। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि अगली वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए